हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बंदिशों को आज 3 हफ्ते हो गए। वहाँ एहतजाज भी जारी हैं, गिरफ्तारियाँ भी जारी हैं, मगर कोई ख़बर जो है बाहर आने में ख़ासा वक्त भी लगा रही है, क्योंकि इस कदर सख्त बंदिश की हुई है। उसके अलावा कोई भी गैर जानिबदाराना राय रखने वाला भारतीय शहरी ही क्यों ना हो, उसे भी मकबूजा कश्मीर में दाखिले की इजाज़त नहीं है। आज की बड़ी ख़बर ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उन्होंने जो सालसी की एक पेशकश की थी कश्मीर के हवाले से, उस पर दस्तबरदार हो गए हैं। फ्रांस में G7 समिट में उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू की, पहले वो सुन लीजिए, फिर उस पर बात करते हैं। Clarify your position on whether you will mediate on Kashmir, please. Well, we spoke last night about Kashmir, and the Prime Minister really feels he has it under control. I know they speak with Pakistan, and I'm sure that they will be able to do something that will be very good. We spoke about it last night at Quetta. जी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें बताया कि कश्मीर में उनके मुताबिक, भारतीय वज़ीर आज़म के मुताबिक हालात कंट्रोल में है, लिहाजा उस पर सालसी के लिए किसी तीसरे मुल्क को जहमत देने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर ट्रंप साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान और भारत जो है बाहमी तौर पर मसला कश्मीर को हल कर सकते हैं, ताहम वो इन दोनों ममालिक की मदद अगर कहीं चाहिए हुई तो वो कर पाएंगे। हाँ, अच्छा, अब ये थोड़ी सी यू टर्न तो है, हाँ। क्योंकि पहले वो खुद बोल रहे थे हाँ। मीडिएशन की, लेकिन एक भी बात वाज़ह कर लें कि ये जो मौक़िफ़ है कि ये एक बायलैटरल इशू है पाकिस्तान और भारत के बीच में, ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल मौक़िफ़ है और रहा है। ठीक है, अच्छा, तकरीबन पूरी दुनिया का भी यही मौक़िफ़ है, विद नोटेबल एक्सेप्शंस, विद नोटेबल एक्सेप्शंस, और वो भी अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की वजह से। अच्छा, अब अगर इसमें से थोड़ा सा एक रे ऑफ होप आप निकालना चाह रहे हैं, और वो भी आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ ढूंढना पड़ेगा कि जी भारत तो कहता है कि सर ये बायलैटरल क्या, ये तो हमारा इंटरनल मैटर है और किसी को इसमें कोई बात करने का हक नहीं है, लीस्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान। तो यहाँ पर ये सिर्फ इतनी सी आप एक थोड़ा सा दाना निकाल सकते हैं इसमें से कि चले इसने एटलीस्ट ये कहा है कि आपस में बात इनको करनी चाहिए या करेंगे। अच्छा, कुछ लोग थोड़ा होपफुली कर रहे हैं कि यार इसका भी तो मतलब मीडिएशन ही है। मेरी नज़र में ये मीडिएशन नहीं है। मीडिएशन शायद हो भी ना कभी। अगर कुछ होगा वो होगा जब मामला इस टिपिंग पॉइंट पर पहुंचेगा कि लोगों को फोकस करना ही पड़ेगा, लेकिन वो फोकस भी क्या होगा, वो मीडिएशन नहीं होगी। वी कॉल ऑन बोथ पार्टीज टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, इस तरह की ही बात हो सकती है। ये हकीकत है दुनिया की। इसके साथ एक और भी हकीकत है, अगर हम उस पर भी थोड़ी सी नजर रखें, कि बड़ा एक वावेला मचा हुआ है ना सर, आपने देखा होगा कि यूएई ने हाईएस्ट क्या सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है नरेंद्र मोदी को। अच्छा, फिर जाहिर है लोग कह रहे हैं कि सर क्या हुआ उम्मा को, हालांकि मतलब मेरा ख्याल है कि 20 साल हो गए हैं, 30 साल तो कम से कम हो गए हैं, ये बात हमें करनी ही नहीं चाहिए। तो थोड़ी सी यहाँ पर भी एक रियलिटी चेक लिखने की ज़रूरत है, जो हरगिज़ कभी बाउंस नहीं होता। रियलिटी चेक वो वाहिद चेक है जो कभी बाउंस नहीं होता, हमेशा ऑनर ही होता है। कि एक तो आप देखें कि भारत और यूएई के बीच में ताल्लुकात क्या है, ठीक है। 20 लाख भारतीय यूएई में रहती है, यानी कि 33 लाख। अच्छा, जो मेरी फिगर है, टोटल जो पॉपुलेशन है इस वक्त यूएई की वो है 10 मिलियन, उसमें से 1 मिलियन इमराती हैं, यूएई के असल बाशिंदे हैं, बाकी 9 मिलियन गैर मुल्की हैं। इनमें से 3.3 मिलियन इंडियन हैं, ऑलमोस्ट 2 मिलियन पाकिस्तानी हैं और बाकी फिलिपीन, बाकी वगैरह फलाना। अच्छा, चलो, ये इसका तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त यूएई की 34% आबादी इंडियन है। ठीक है। अच्छा, ये तो एक छोटी बात होगी। हाँ, बड़ी बात ये है कि जो यूएई की मार्केट है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, असेट्स हैं, कोई भी हो, इन्वेस्टमेंट है, कुल मिला के इस वक्त $55 बिलियन की इंडियन इन्वेस्टमेंट सिर्फ यूएई में मौजूद है। बिल्कुल। दोनों मुल्कों की जो दो तरफा तिजारत है उसका वॉल्यूम है $66 बिलियन। $66 बिलियन। अच्छा, इस साल 20% बढ़ी है।
बढ़ के 66 पर पहुंचे। अच्छा, अब अगर कोई मुल्क चाहे कितना ही प्यारा क्यों ना हो, वो कहे कि भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं, ये जो मोदी को इस वक्त देने की क्या तुक है मेडल, यकीनन कोई तुक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि यूएई एक ऐसे मुल्क की डिक्टेशन क्यों ले जिसको खुद $3 अरब की ज़रूरत है। ये इंडिया को तो नहीं है ना, इंडिया के साथ तो उसका जो ताल्लुक है वो बराबरी की तिजारत का सतह और इकोनॉमी की सतह पे है। अच्छा, और पाकिस्तान और यूएई का जो ताल्लुक है उसमें मुझे नहीं पता कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो किसके हक में, यकीन यूएई के हक में ही बहुत होगा, ज़्यादा है ना? यूएई के हक में अच्छा, अगर पाकिस्तान के हक में भी हो तो टोटल वॉल्यूम, तो वो ये कहते Volume भी हैं exactly। वो ये कहते हैं कि हमें ये मत डिक्टेट कराओ कि मुझे किससे ताल्लुकात रखने, किसको मेडल पहनाना नहीं, ये बताओ तुम्हारी क्या ज़रूरत है। ये वो कहते हैं सी सरकार हमें 3 बिलियन चाहिए, ये लो, सरकार हमें रियायती नर्ख पे तेल चाहिए, ये लो। अच्छा, अब हो गया, अब तुम चुप करके बैठो। हाँ भाई मोदी साहब क्या हाल है, ये है ताल्लुकात। दिस इज रियलिटी, दिस इज रियलिटी। अच्छा, और यही सऊदी अरब का मामला है। सऊदी अरब का सऊदी अरब जो है इंडिया का चौथा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इंडिया का है। ज़रूरी नहीं कि इंडिया भी सऊदी अरब का चौथा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हो। सऊदी अरब, आपको ने को याद होगा 5 अगस्त को मोदी साहब ने कश्मीर हड़प करने का ऐलान किया, अमित शाह साहब ने। 12 अगस्त को, कब, 6 दिन बाद, वो जो है रिलायंस का जी मित्तल। अंबानी है ना? हाँ, मुकेश अंबानी साहब 12 को ऐलान कर रहे हैं कि अरामको सऊदी अरेबिया हमारे जो ऑयल और डिवीज़न है, नेचुरल रिसोर्सेज डिवीज़न है, उसका 20% शेयर्स विच इज़ इक्वलेंट टू $15 बिलियन सर। खरीदने पे आमादा हो गई है। सिर्फ 6 दिन बाद ये ऐलान कर रहे हैं, और बगौल मुकेश अंबानी के ये अब तक भारत में किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से होने वाली सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और उसमें ये भी था कि अरामको के बारे में कहा जा रहा था कि उसको प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंशियल, दे वर लुकिंग फॉर फाइनेंशियल इंजेक्शन, जो अब इंडिया ने प्रोवाइड अच्छा, किया। अब सऊदी अरब जो है उसका भी यही है कि भाई आप क्यों इतराज़ कर रहे हैं, हमने कब इनकार किया, आपको जितने पैसे चाहिए हमने दिए, जितना तेल चाहिए हमने दिया, अब आप हमें कैसे डिक्टेट कराएंगे। बिल्कुल, ये हमारी मर्जी है। एब्सोल्यूट। अच्छा, अब 3rd नंबर पे बहरीन की भी बात कर लेते हैं 2 सेकंड के लिए। हालांकि वो तो छोटी मछली है, तो हम बड़ी मछलियों की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, बहरीन की कुल आबादी तकरीबन 13 लाख है। 4 लाख उसमें से इंडियंस हैं, मोर और लेस, ठीक है, हैवी मेजॉरिटी। अच्छा, जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे इंडिया दोनों केसेस में 5th नंबर पर है, राइट आफ्टर जर्मनी एंड जापान। तो अगेन सारा नोट की गेम है, पावर की गेम है। बदकिस्मती ये है कि, और इनफैक्ट बदकिस्मती क्या, उनकी तो ये टाइमिंग ये थी कि आप ये मूव उस वक्त करें हाँ जब पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बिल्कुल ही लो है, आप डिक्टेट नहीं कर सकते, और आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर मजम्मत भी करेंगे तो उसके साथ MOU पर साइन भी करेंगे। अच्छा, जहाँ तक अखलाकी हिमायत का ताल्लुक है, तो आप ये देखें कि तुर्की ने अखलाकी हिमायत की है जी। तुर्की एक तो पाकिस्तान का बरादर मुल्क है, लिहाजा ठीक है, ये तो अच्छी बात है। दूसरे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड अगर आप देखें तो तुर्की का इंडिया से जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो $7 बिलियन है, ठीक है। तो और पाकिस्तान के साथ जाहिर है कि उसके ज़्यादा मफादात वाबस्ता है। मैं बिल्कुल सफाक क्रूड टर्म में बात कर रहा हूँ, क्रूड टर्म में ही बात करें सर, रियल पॉलिटिक्स। ईरान की को कोई घास नहीं डाल रहा। ईरान के भी ताल्लुकात जो हैं भारत से पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा अच्छे हैं। 3rd लार्जेस्ट बायर अभी सैंक्शंस लगने से पहले इंडिया था ईरानी तेल का, चीन के बाद। चाबहार प्रोजेक्ट आपके सामने है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद कश्मीर का नाम लेके तुर्की के बाद ईरान दूसरा मुल्क है जिसने कहा है कि वहाँ गलत हो रहा है। जी। अली खामनाई कह रहे हैं कश्मीर के मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, और हमारा मीडिया जो है UAE भी तो गमगीन है, लेकिन जो हमसाया अफगानिस्तान ने कभी ये बात नहीं की है। अफगानिस्तान तो उल्टा चीन ने की होगी। तो ईरान जो है उसने खुल के ये बात की है, लेकिन हम इस पे खुश नहीं है। हम गमगीन किस पे हैं, UAE ने मेडल क्यों दे। अच्छा, और गमगीन क्यों है
इस बात पर मुझे हंसी आती है। अगेन ये जो अभी आपने बातें की है ना यार, हम हैं रियलिज्म के हम स्कूल के। जज्बाती लोग हैं। हम जज्बाती स्कूल लोग हैं, लेकिन यार अब मतलब मुझे बड़ा अजीब लग रहा है ये सारी बातें करते हुए, क्योंकि ये इतनी बेसिक चीजें हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस की, Real कि मुझे ऐसे politics लग रहा और है कि real जैसे मैं लोगों को politics। समझा रहा हूँ कि 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4। हाँ, जैसे वो टाइम्स टेबल होता है ना, कि कॉलेज के स्टूडेंट को आप टाइम्स टेबल सिखा रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब मसला क्या है कि हमने बहुत वक्त जाया कर दिया सबसे as a nation। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? शाह महमूद कुरैशी का बयान कि आप फिक्र ना करें, हम यूएई वालों को मसला कश्मीर की संगीनी समझाएंगे तो वो हमारे साथ आ जाएंगे। इज इट सो सिंपल? पहली बात तो ये कि उस गरीब को अब तक मसला कश्मीर नहीं पता जो शेख ज़ियाद बिन हो सकता है गूगल नहीं है उनके पास सर, आई मीन देखें, हाँ, वहाँ assume- पाबंदी है, assume- assume पाबंदी है, आपको पाबंदी, पता है वहाँ पे WhatsApp की मतलब पुलिस स्टेट जिसमें तिलोर के शिकार पे आएंगे तो बता देंगे, तिलोर के तफसीली शिकार पर आएंगे तो briefing। बता देंगे कि सर ये पैम्फलेट पढ़ लें कश्मीर के ऊपर, फिर वो यकीनन कहेंगे कि सर वो फिर वहाँ से तिलोर के शिकार के बाद वो जाएंगे न्यू दिल्ली के सर वो हार वापस करते हैं हमारा, ये डेफिनेटली होगा। अच्छा, यूएई की एक और बात भी है, क्योंकि थोड़ी सी ये भी हमें इसके अंदर फैक्टर इन करना चाहिए कि अप्रैल 2015 में जब आपको याद है कि यमन का मसला पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने कहा था कि फौजें नहीं जाएंगी। नहीं जाएंगी, उस वक्त यूएई के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स है, फॉरेन मिनिस्टर ही अनवर होंगे, गर्गे- अनवर गरगाश गर्गेश, गर्गेश नाम है, उन्होंने खलीज टाइम को एक इंटरव्यू दिया और यही सवाल पूछा गया कि सर सऊदी अरब तो आपके साथ है, लेकिन ये जो पाकिस्तान है ये कहाँ है? तो उसने कहा कि बहुत भारी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी फॉर दिस एम्बिग्यूअस स्टांस। अच्छा, अब लेकिन हमारे जो है ना अनफॉर्चुनेटली जो क्रिटिक्स भी है ना पाकिस्तान में, वो भी किसी हाल में खुश नहीं हो सकते, ठीक है। अभी सब कह रहे हैं कि हाँ हाँ देखें वो आपने उसकी गाड़ी भी चलाई और वो मोदी के पास चला गया। अच्छा, अगर उनकी कंडीशन ये होती, जैसे सपोज करो कि आपने फौज भेज दी होती, उनकी कंडीशंस मान ले होते, तो यही लोग अभी मातम कर रहे होते हैं ना कि सर आप यूएई के सामने बिक गए, आप यूएई के आम सामने में बिक आपने गए। साथ दे दिया। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल आज इमरान खान साहब ने खिताब किया, अच्छा ठीक है, वही तकरीबन बातें की जो पहले की हैं, आरएसएस के बारे में बात की, ये बात की कि भाई जब मैं आया था इक़्तिदार में तो बड़े मसले मसाइल थे और मैं चाहता था कि इंडिया के साथ पीस हो, लेकिन फिर हमने बड़ी कोशिशें की और ये नहीं हुआ। अच्छा, एक बात है फिर कि जुमे के रोज़ आधे घंटे के लिए इज़हार यकजहती होगा, इसकी वैल्यू है या नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत जो हमारे प्रोग्रेसिव क्रिटिक्स भी है ना, वो कह रहे हैं कि अच्छा ये तो सिर्फ गिमिक्स हैं, ये तो सिर्फ मतलब ऐसी बात बराए बात है। अगर कोई इकदामात नहीं लिए जाए। अच्छा, क्या इकदामात आप चाह रहे हैं कि लिए जाए? कि आप कल ऐलान करें कि सर ने एलओसी खोल दी है, जितने मुजाहिदीन जाना चाहते हैं आप चले जाएं। अच्छा, हम एयर स्ट्राइक्स भी शुरू कर रहे हैं और हमने खजाना खोल दिया है जो नहीं है, और बस सारे आज़ाद जम्मू कश्मीर के हर बंदे को के हाथ में हम क्लैशनकॉफ देंगे और भेजेंगे। फिर ये लोग क्या कहेंगे? तो मतलब पॉइंट है कि सबको ये बात रियलाइज करनी चाहिए कि आप कोर्ट पीस खेल रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में सिर्फ शायद 1 और 2 ट्रम्प है और वो भी लोअर लेवल के, ठीक है। तो यू वेट, यू बाइड योर अच्छा, टाइम। और ये इमरान खान का इशू नहीं है कि आप उससे कबड्डी और बैडमिंटन खेलना शुरू कर दें, ये तो स्टेट का इशू है। तो इसको थोड़ा सा सीरियसली देखना चाहिए कि जी ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं, अच्छा और क्या करेंगे? वही बात वही है ना यार, और क्या ब्रेक करें? ले लेते बताओ ना कि क्या करें। चले अभी के लिए तो ब्रेक ले लेते हैं, फिर सोचते हैं। फिर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और शायद आपको पता हो कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा जियाला हूँ, भक्त हूँ, और क्यों ना, आखिरकार मैं 10,000 रुपए कमाए थे वसत से उसकी इलेक्शन पे, सबको याद होना चाहिए। और जो भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो किया है ना उनके साथ, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, मोदी ने हिंदी में कोई बात की, ट्रंप बीच में कहता है कि यार एक्चुअली यू नो ही स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश एज वेल, और इसको समझ आई या नहीं समझ आई, उसने हाथ पकड़ा और फिर ये देखो दूसरे हाथ में ठा करके जो इसको जोर से मारा है ना। आप ट्रंप की ऑफिशियल एक्सप्रेशन भी चेक करें, भाई को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है, और कहीं ना कहीं इस पर भी ट्वीट आएगी। बेतकल्लुफी का लेवल चेक करें ना यार, वो तू बड़ा मीडिएशन करता फिरदा है तू था, ये हुआ है इसके साथ। लेकिन बहरहाल इनको तो सिर्फ हाथ लगा है, जो हैंड हुआ है वाकई वो हुआ है राहुल गांधी जी के साथ। क्या हुआ उनके साथ? वो गए श्रीनगर और 12 का डेलीगेशन था, पूरी अपोजिशन जमातों का डेलीगेशन लेकर के गए थे कि वो पूरी कश्मीर में फैक्ट फाइंडिंग या कम से कम कुछ कि देखें तो सही, चेक करें कि हो क्या रहा है। और हुआ क्या कि
श्रीनगर एयरपोर्ट से आगे भी जाने नहीं दिया। गया और वापस भी हाँ, और देखिए जी कि फिर राहुल भाई क्या बात कर रहे थे वहाँ की मुकामी इंतजामिया के साथ। Well, the thing is, the government has invited me. Yeah, the governor has said that I'm invited. मुझे इनवाइट किया है तो अब मैं आया हूँ, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं आ सकते हैं, तो that is a bit. And government is saying that everything is okay here, everything is normal. So if everything is normal, then why are we not allowed out? It's a bit surprising. I mean, we're not going. We want to go to any area which is peaceful. Talk to 5, 10, 15 people. That's all. We don't want to do anything more. And if it's 144, then I'm ready to go individually. I don't even, Yeah, everybody will we'll go go there. individually. अच्छा, वो मुझे हैरत है कि किसी भी आदमी को कहीं जाने के लिए गवर्नर की इजाज़त की एक तो ज़रूरत होती कि वो दावतनामा दे तो वो जाएं। इसके साथ साथ जो वो है महकमा इत्तलात, उसने बड़ी मज़ेदार बात की। उसने कहा जी हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये राहुल साहब या दीगर रहनुमा जो हैं जहाँ चाहें जाएं, लेकिन उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि दफ़ा 144 लगी हुई है कश्मीर में। अब वो जाएंगे तो खामखा उसकी खिलाफ वर्जी होगी, तो बेहतर है कि इंतज़ार कर लें। कानून तोड़ने से बेहतर है कि दफ़ा 144। तो इस पे मुझे याद आया कि गांधी जी ने डांडी मार्च शुरू किया 1930 में जी। नमक बनाना इलीगल था, तो अंग्रेज़ों ने याद दिलाया कि भाई साहब ये इलीगल है, नमक बनाने में पाबंदी लगी है। उसके बावजूद उन्होंने तोड़ा। तो अब वो जाहिर है कि वो एक हीरो वाली सूरत हाल थी। फिर 75 में मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाई, तो यही आरएसएस वाले जो हैं ये भी और जयप्रकाश नारायण वगैरह जो हैं वो बाकायदा निकलते थे और 144 तोड़ते थे फ़ख्रिया अंदाज में। वो भी कानून की खिलाफ वर्जी थी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, अब ये है कि जो राहुल भाई हैं इन पे मुझे इसलिए तरस आ रहा था, और मुझे लाहौर की एक वीडियो वो याद आ रही थी कि पीटीआई का एक कारकुन था, जब उसको पुलिस ने डंडे मारे ना जी, तो उसने कहा देखें जी अगर पुलिस इसी तरह पीटती रही तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। अच्छा, तो राहुल भाई इतने वैसे राहुल भाई ने एक दरमियान का रास्ता निकालने की भी कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि जी अगर मतलब 144 है और हम साथ नहीं जा सकते तो एक एक करके हम जा सकते हैं। तो बाकी उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा नो सर, सॉरी सर। उन्होंने कहा भी कि गवर्नर की दावत थी तो उन्होंने बुलाया था, मतलब खाना भी ना हुकूमत अच्छा, का कि लेकिन इसके बावजूद मैसेज राहुल गांधी को मैसेज तो बड़ा क्लियर मिल गया है। उसने तो कहा है कि सर ये तो उनका पूरा बयान पढ़ ले, लेकिन एक कश्मीरी खातून प्लेन में भी मिली थी। हाँ, और उन्होंने भी काफ़ी जज्बाती अंदाज में बताया कि कश्मीर में हो क्या रहा है। इतने छोटे छोटे बच्चे 10 साल जो 10th में पढ़ते हैं घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो जाते अगर एक दूसरे को ढूंढने जाते हैं ना, एक दूसरे को ढूंढने जाते हैं ना, उनको पकड़ लेते हैं। मेरा भाई हार्ट पेशेंट है, वो अपने बच्चों को ढूंढने गया, उसको 10 दिन घर वालों को नहीं दिखाया कि वो कहाँ है क्या है। हम हर तरीके से परेशान है। तो राहुल को तो शायद पता लग गया है कि वहाँ पर क्या मसला है, लेकिन अगेन अनफॉर्चुनेटली इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, हालात एक तो आपने वीडियो में दिखा दिया ना, और भी गंभीर हैं। हम यहाँ मीडिया के हालात को रोते हैं, तो आज मैं ये खबर पढ़ रहा था कि कश्मीर टाइम्स की एडिटर हैं अनुराधा बसीन। ये जम्मू से अखबार निकलता है, खासा पॉपुलर अखबार है। अच्छा, अनुराधा ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी कि रियासत में जो मवासलाती पाबंदियाँ और मीडिया पाबंदियाँ हैं इनको हटाने का हुक्म दिया जाए। इस पे जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो कि नीम सरकारी इदारा है जिसका मकसद है कि सहाफ़ियों के मसाइल को जो है वो उन पे गौर करे, उसने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जी हम भी इसमें फ़रीक बनना चाहते हैं। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि कश्मीर में मीडिया पे जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो मुल्क व कौम की सालमियत और इक़्तिदार आला के तहफ़्फ़ुज़ में है। अच्छा, इस पे ज़ाहिर है एक तूफ़ान मच गया कि ये चले मोदी कह दे, अमित शाह कह दे, वज़ीर इत्तलात कह दे, कोई भी कह दे, चलो ठीक है। ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेगी कि प्रेस पे पाबंदियाँ मुल्क की कौम की सालमियत के लिए ज़रूरी हैं। अखबार दी हिंदू जो वहाँ का डॉन है, उसने इदारिया लिखा है कि ये तस्वुर के एक खुला माशरा और आज़ाद मीडिया कौमी सालमियत और इख्तियार के लिए ख़तरा हैं, दरअसल बदतरीन आमराना सोच का मज़हर है। और ये सोच एक ऐसे इदारे की है कि जिसका काम ही मीडिया का पेशा वराना तहफ़्फ़ुज़ है। जी, एक है आउटलुक मैगज़ीन,
उसके एडिटर ने कहा कि अगर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इस बात पे यकीन रखती है कि खुसूसी हालात में नाजिर और कारी को अंधेरे में रखना ही बेहतर है, तो फिर ये सोच भारतीय जमहूरियत के लिए क्या पैगाम लाती है, ये आप सोच सकते हैं। तो मामला तो भाई ये है, चल रहा है। हाँ नहीं बिल्कुल सर, यस सर, यस सर, ये चल रहा है ना वहाँ। तो एक ब्रेक ले लेते हैं और न्यूज़ हेडलाइंस के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और कराची में 30 जुलाई को पहले और फिर 11 अगस्त को जो तूफ़ानी बारिशें हुई, उसके बाद तकरीबन 40 के करीब लोग जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे। सबसे ज़्यादा जो दर्दनाक पहलू था इस सारी सूरत हाल का वो ये था कि इसमें मेजॉरिटी यानी ज़्यादातर लोग जो है वो करंट लगने से जाँ भाग हुए, और उसकी ज़िम्मेदारी कोई भी ज़ाहिर है कबूल नहीं कर रहा। और जिस तरह की वीडियो सामने आई उसने ज़ाहिर है सबको दहला करके रख दिया। आज हमने हमज़ा एक जो तालिब इल्म थे जिनकी डेथ हुई 11 अगस्त को, उनके वालिद साहब को भी मदऊ किया है, तारिक साहब हैं, उसके साथ फ़रहान वज़ीर उनके नेबर हैं, और जिब्रान नासिर। फ़रहान और जिब्रान जो है इस मामले को उजागर करने के लिए मुज़ाहरे भी कर रहे हैं और कोशिशें भी कर रहे हैं कि कम से कम कहीं से कुछ जो है इंसाफ मिल सके, क्योंकि कोई भी ना मकामी ना सूबाई हुकूमत ना कि इलेक्ट्रिक, सब इससे अपनी जान छुड़ा रहे हैं। तो तारिक साहब सबसे पहले आपके साथ ही आते हैं। ज़ाहिर है बहुत अफसोस की बात है जो कुछ हमज़ा के साथ हुआ। आपने उसके बाद कहाँ अप्रोच किया, किस तरीके से, क्या हुआ? सब पहले तो हम 2 दिन, ज़ाहिर है ईद थी, अगले दिन ईद थी, तो अपने इसमें लगे रहे, कफन दफन वगैरह का सारा सिलसिला किया, और उसके बाद फिर थाने गए हम लोग FIR लॉन्च करने के लिए। तो FIR उन्होंने काटी, लेकिन बस जैसी काटी आपके पास आ गई होगी। जी हाँ, ताकतवर नहीं, मतलब ज़ाहिर है हर कोई किसी का साथ दे रहा है यहाँ, अपने अपने मफादात हैं सबके, तो कोई ऑन नहीं करना चाह रहा है इस शहर को, जैसे लावारिस जैसे हम अपने आप को फील कर रहे हैं इस शहर में। मुझे नहीं पता आगे चल के कैसे ये सिस्टम चलेगा इनका। कम से कम सिस्टम इनको बेहतर करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। अपग्रेडेशन पूरी दुनिया में होती है, यहाँ हमारे कुछ है ही नहीं। रेन एमरजेंसी होती है, पुलिस आई, आपने देखी होंगी वीडियोस, पुलिस वाले बेचारे रस्सियाँ फेंक के उस FIR में क्या कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं अभी FIR अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं है उसके ऊपर, और जबकि अब 15 दिन गुजर चुके हैं और 15 दिन के बावजूद भी उस जहाँ पर उन बच्चों को शहीद किया गया था और उसको भी अभी तक कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया, और कई वहाँ पर काम कर रही है, कंटिन्यूसली काम कर रही है। इससे मुराद ये कि वो करंट लगने से एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पर जो एक वायर जा रही है, जो अभी तक हम लोगों ने इंजीनियर्स को लेकर गए और अपने पर्सनल एफर्ट्स यूज़ करते रहे, तो वहाँ पर हमने देखा कि 440 की एक वायर जा रही है, 440 वोल्ट की एक वायर जा रही है जो लीक है, और उससे जा रहा है। जबकि ये बेहतर तो गवर्नमेंट के जो भी इंजीनियर्स हैं या उनका जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वही बता सकते हैं, मगर इखलाकी तौर के ऊपर तो कई को सामने आना चाहिए था। और इस गैर इखलाकी माशरे के अंदर हमने गैर इखलाकीपन को इतना ज़्यादा फैला दिया कि कोई भी ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि आज शहजाद कुरैशी MP है, उन्होंने एक आज बिल पेश किया है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जी केबल TV और इंटरनेट केबल्स जो है वो नुकसान दे रहे हैं इंसानी जानों को। यानी कि इसका मतलब ये है कि वो आज भी उनके साथ खड़े हुए, जबकि कितना नुकसान हो चुका है जानों का। कराची का इससे बड़ा और क्या नुकसान होगा, इससे बड़ी करंट तो नहीं होता, लेकिन इंटरनेट केबल में करंट नहीं होता। हाँ। और अगर होगा भी तो उसके अंदर होगा 10 वोल्ट 12 वोल्ट। इसके बारे में क्या कहते हैं कि बारिश के दिनों में छोटे बच्चों को कंट्रोल करें? सर पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में इंटरनेट केबल में उतना ही करंट होता है जितना बतौर माशरा हम में गैरत और एहसास है, और जितना कि इलेक्ट्रिक और हुकूमत में इंसानियत है, मेरे ख्याल में उतना ही करंट होता है। आपने एक सवाल किया कि FIR के बाद क्या कार्रवाई हुई, उन ख़ानदानों का क्या जिनकी FIR नहीं कट रही। लुट गोट का शहबाज 8 साल का बच्चा, ख़ानदान FIR कटाने जाता है कि इलेक्ट्रिक आके कहती है पूरे गोट की बिजली काट देंगे, अगर FIR कटी पूरा गोट ख़ानदान को रोक लेता है।
डोली खाता का कैफ, जिसके वालिद आज जाते हैं नबी बख्श थाने में तो एसएचओ बोलता है मैं नहीं काटूंगा एफआईआर, जो करना है करो। एसएसपी को जाके दरखास्त दे रहे हैं, उनका काम यही रह गया बच्चे को दफन करने के बाद कि दफ्तरों के चक्कर काटें। नाज़माबाद का मिसम अब्बास जो इस्लामाबाद से आया था विजिट करने के लिए ईद के ऊपर, वो शहीद हुआ। सरंदी गोट बिन कासिम के अंदर एक बच्चा शहीद हुआ। न्यू कराची में 18 साल का एक लड़की शहीद हुई। मंगो पीर का इब्राहिम हुआ। ये वो नाम अभी तक हमारे पास है जिनकी एफआईआर ही नहीं कट रही। ये अब जाके 22 की एप्लीकेशन अदालतों में दें, ये निज़ाम आ गया। होना ये चाहिए था इतनी सारी अमवात के बाद पुलिस कोई फैसिलिटेशन डेस्क लगाती कि ये ख़ानदान जो मखसूस हैं कि आप आके इनसे रब्ता करें। नेपरा की एक टीम आई है जी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। नेपरा की टीम आपके घर नहीं आ रही, आपको अपने पास बुला रही है। बट साहब को बुलाया अपने पास, 4 बजे का टाइम दिया, 5 बजे तक खुद गायब थे। गफलत की इंतहा देखिए, बदहवासी की इंतहा देखिए। जब उनसे फ़ोन पे बात की कि बट साहब यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, तो कहते हैं बट साहब किसी लवाहिकीन को जानते हैं? मैंने कहा ये खुद लवाहिकीन है, इनका अपना बेटा मरा है। कहते हैं ओह सॉरी। कहने का आपने हमें बुलाया क्यों है? कहते हैं हम एक स्टेटमेंट तो लिख के दें कि हुआ क्या था। मैंने कहा आप सवाल बता दीजिए, मैं स्टेटमेंट दूंगा। 2 मिनट तक वो फ़ोन पास होता रहा उन तीनों कमेटी के बीच में कि हमने सवाल क्या पूछना है। मैंने कहा छोड़ दिए सवाल, हम जर्नल स्टेटमेंट देंगे, आप बता दीजिए मैं एड्रेस क्या करूं, व्हाट इज योर इन्वेस्टिगेशन टीम कॉल्ड। वो फ़ोन पे आवाज़ आती है चेयरमैन साहब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम का नाम क्या है। ये लोग आए हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और उसके साथ सर आपने बात की कि जी बच्चों को संभालें, बच्चों का क्या होगा। सर हर साल ह्यूस्टन नाम का एक शहर है जो ट्विन सिटी है कराची की, इसलिए इंपॉर्टेंट है जी, वो शख्सी देखी है मैंने। सर पिछले साल बारिश में उनके यहाँ इतनी बारिश होती है कि पूरा शहर डूबता है, और पिछले साल तो उनके एयरपोर्ट तक डूब गए। मगर क्या बिजली की वजह से कोई मरा? डूब के कोई मर जाए एक और बात है, एक्ट ऑफ गॉड है। बिजली के करंट से वहाँ पे कोई नहीं मरता। लाहौर इस्लामाबाद दुनिया भर में महजब माशरों में एक इंसान की हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 8 फीट होगी, 10-10 फीट के रबड़ के मौजे चढ़े होते हैं। चूँकि एक अगर ये सर सिंध हाई कोर्ट कह चुका, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। 2007 के अंदर कराची में एक ट्रैफिक वार्डन शहीद हो गया था। रेन के दौरान, बारिश के दौरान ट्रैफिक करता हुआ लड़खड़ाया, ट्रैफिक के पोल से चिपक गया। 2018 में सिंध हाई कोर्ट ने कहा पहली बात, किसी भी ऐसी जगह जहां करंट नहीं आना चाहिए जैसे बिजली का खंभा, अगर उसमें करंट आ रहा है तो जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक ने जवाब में बोला कि सर हमने बड़े इश्तिहार लगा दिए हैं, बच्चों को महफूज रखें, खंभों के पास ना जाएं। कोर्ट ने बोला हर इंसान सुबह आपकी वार्निंग पढ़ के घर से बाहर नहीं निकलता, आपकी जिम्मेदारी है, आप बरी ज़मा नहीं होंगे। उसके ऊपर जुल्म देखें इस माशरे का। हमें के इलेक्ट्रिक कह रही है मरते रहो, मातम भी ना करो। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा चूँकि अब उस शख्स को बात करने की इजाज़त नहीं है। एक इदारा है समाजी जाफरी डिजास्टर सेल कराची का, जिसके ज़फ़र अब्बास हैं। 2-2.5 महीने से जब से कि अमवात का सिलसिला शुरू हुआ, वो बार बार मुजाहरे कर रहे थे, इस केस को उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। आज जाके के इलेक्ट्रिक ने उनके खिलाफ एक स्टे ऑर्डर ले लिया है, जो कि अगली पेशी तक चल रहा है कि अब 16 सितंबर तक ज़फ़र अब्बास और उनका इदारा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, कुछ नहीं कह सकता। यानी कि सहो जुल्म मगर चुपचाप रहो, सिस्कियाँ लेते रहो। मेरे इलाके का मुकामी MPA आके बिल पेश करता है कि जी करंट जो है वो इंटरनेट की तारों में और केबल की तारों में। यानी कि मुझे आप बात बताएं, इनके साथ, हमारे साथ, और सर खंबे आपकी घर दीवार के साथ भी हैं, उसद साहब आपकी भी, ज़रा साहब आपके भी। मेरे घर के ड्राइवे में भी पानी आया हुआ था जब मैं खबरें देख रहा था कि करंट लग रहा है। मेरे भांजा भांजी भी घर में आए हुए थे, ईद का मौका है, सारे इधर आए हुए थे। क्या मैं उनको भेज सकता हूँ घर के ड्राइवे में खेलने के लिए भी, कि जो बाहर दीवार के साथ खंबा है उसका करंट तो नहीं अंदर आ जाएगा? आप मुझे बात बताएं, इसमें सिर्फ गरीब की जान नहीं गई है। एक ऐसा भी ख़ानदान है जो शाह फैसल में एयरपोर्ट पर ठेला लगाता था, भट्ट साहब भी हैं, डिफेंस गार्डन में रहते हैं, इनकी अपनी दुकान कारोबार है पार्ट्स का। ये कोई अमीर गरीब को देख के खंबा करंट नहीं दे रहा, जो से करीब से गुजर रहा है वो उसकी पकड़ में आ रहा है। और इनसे जो इनका बेटा सर BBA कर रहा था, इकरा के 5th सेमेस्टर में था, दूसरा दोस्त भी BBA कर रहा था, तीसरा CA कर रहा था, 2 BBA कर रहे थे, 2 CA कर रहे थे। कितना इस महंगाई के दौर में हलाल की कमाई से पेट काल के इस मकाम तक हम उसको लेके गए। ये वो बच्चे नहीं थे जो गुंडागर्दी करते थे, जो पॉकेट मारते थे, जो नशा करते थे। ये वो हैं जिसको नया पाकिस्तान यूथ असासा कहा जाता है। हम असासे को इस तरह से मारते हैं। एक इनसे पूछिए सियासतदान पार्टी का जिम्मेदार जिसने घर पे आके जिम्मेदारी ली हो, एक इलेक्ट्रिक का नुमाइंदा जो इनके घर पे आके जिम्मेदारी लिया गया हो। सिर्फ अफसोस ये नहीं है कि हमारे साथ जुल्म हुआ, अफसोस ये है कि दिलासा रखने के लिए भी कोई नहीं आता। आज कोर्ट में के इलेक्ट्रिक ने जो अपना बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि जी जो 24 लोग मरे हैं, जो उनका फिक्र है 24 दीगर वजूहात की वजह से, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं था। गरीब इलाके को बोल दिया कि तुम्हारे यहाँ कुंडे डलते हैं, यानी कि जो 5 साल के बच्चे शहीद हुए हैं वो कुंडा डालने के एक्सपर्ट थे। अब खैबार शहबाज पे तो कुंडे की बात नहीं की जा सकती थी, तो वहाँ पे इंटरनेट और केबल का बहाना ढूंढ लिया गया। बात मैं इतनी करना चाहता हूँ कि इस वक्त मेयर की दौड़ जो लगी हुई है कराची में, सब कराची साफ करने के लिए घुसे हुए हैं।
मगर सबके सब आपस में लड़ रहे हैं, मगर सबके सब के इलेक्ट्रिक के साथ क्यों खड़े हुए हैं? ऐसी क्या वजह है सर कि हम लोग अखबारात में भी, मैं डॉन का शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने हिम्मत की ये शो चलाने की, मगर सहाफ़त माजरत के साथ सियासत की तरह हो गई है कि अगर यहाँ से इश्तिहार मिलता है तो इनकी खबर नहीं चलेगी। मेयर ने FIR दर्ज करवाई थी, उसका क्या? जी वो हमारी FIR थी और इन बच्चों की थी, तीनों की। वो मेयर साहब ज़रूर आए थे उसके अंदर और मेयर साहब की ये ख्वाहिश थी कि ये जल्द अज जल्द हो जाए, क्योंकि हमारा इरादा चौथे दिन का था कि चौथे दिन जाएंगे। इतनी तकलीफ थी, जाहिर सी बात है। वहाँ पर जी वो 322 और 268 की उन्होंने दफ़ा लगाई और वो FIR काट दी, जबकि हम कह रहे थे कि इसके ऊपर जो है 316 लगना चाहिए या ATA लगना चाहिए। शहर के ऊपर इतना बड़ा दहशतगर्दी का ये हमला हुआ है और ये मजाक बात नहीं। और पूरे दुनिया के अंदर अपने मुजरिम के लिए आप करंट यूज़ नहीं कर सकते उसको तशद्दुद करने के लिए। आप एक कौम के साथ कैसे कर रहे हैं? आप कैसे उस शहर को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं? कोई अखलाकी तौर के ऊपर उसको तस्लीम नहीं कर रहा। कम अज़ कम सामने आके उसको ओन तो करें। आप डाल रहे हैं उनके ऊपर जिनके पास 12 वोल्ट आता है। बिल्कुल जिब्रान ने सही बात की, जितना इनका अखलाकी दर्जा है उतने ही उसके अंदर करंट है तारों का। ठीक है तारिक साहब, तो आपका अब क्या, आप अदालत में भी गए? आपने पिटीशन नहीं, फाइल की? अदालत अभी नहीं गए हम, इंशाल्लाह जाएंगे, अदालत भी जाएंगे सर अदालत पिटीशन भी दाखिल करेंगे। अदालत के लिए हम सारे मिलकर जो कार्रवाई कर रहे हैं, हमने पहले भी कराची में इसका केस देखे, आपको याद होगा बल्दिया फैक्ट्री फायर, सिंध हाई कोर्ट के तहत रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से रहमत रहीम जाफरी साहब, उनकी कमीशन बनी थी, उन तमाम लोगों को कॉम्पनसेशन मिला था, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट उसे कहते हैं। हम ये सारे लीगल ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं। मसला सर ये होता है कि हमें, आपको पता है हमारे समाज में अलग अलग जगह रवायतें हैं। कुछ लोग ट्राइबल मेंटालिटी के होते हैं, कुछ लोग अपने हिसाब से किसी शेख साहब के, किसी पीर साहब के इन्फ्लुएंस में होते हैं कि इलेक्ट्रिक ना सिर्फ ये कर रही है कि आपको धमका रही है, मगर लोगों के घर के ऊपर जो आपके मकामी बासर लोग हैं उनको भी भेजा जा रहा है। हर एक की माशी कमजोरी देख के उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, चूँकि वो सिर्फ एक चीज़ से डरते हैं कि कहीं ना कहीं कोर्ट हमारे ऊपर जिम्मेदारी का तयन ना कर दे कि आप ही जिम्मेदार थे। तो ये जो आपने फैसले की बात की कि जो आया था कि जो पोल्स में करंट आ जाए तो कि इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है, तो क्या यही केस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता अभी? सर बिल्कुल बन सकता है और इसी को हम यूज़ करेंगे। इस वक्त से मैं आपको फिर कहूँगा अगेन, हम तमाम ख़ानदानों को इकट्ठा करके एक एक्शन लेके जाना चाहते हैं, मगर जितने आ जाएँ साथ में उतनी काफ़ी। मैं फिर कहूँगा, हम कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले। अक्सर हम TV पे कह देते हैं कि फ़लाँ ने अपने बेटे का खून बेच दिया, वो उसका बेटा था, वो उसका गम था। हम सिर्फ तबसरा और हमदर्दी करने वाले हैं। हर एक की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। अगर ये माशरा इंसाफ दे रहा होता ना सर दियत किस दौर में होती थी? जिस दौर में जुर्म को जुर्म समझा जाता था, मुजरिम शर्मिंदा होता था और दियत लेने वाले को पता था कि जो खलीफा काजी बैठा है ना, ये टांग देगा सामने वाले को अगर मैंने दियत ना ली। आज दियत क्या है? एक्सटॉर्शन है कि ख्वारी से बचना चाहते हो, जिल्लत से बचना चाहते हो, रसवाई से बचना चाहते हो, चक्कर काटने से बचना चाहते हो तो दियत ले लो। ये दियत नहीं है सर, ये एक्सटॉर्शन है माजरत के साथ। जब एक इदारा अपना फॉल्ट ही नहीं मान रहा तो फिर कंपनसेशन की बात करना तो इस वक्त बेवकूफ़ी की बात है। सर बात है, कंपनसेशन से ज़्यादा तो जाहिर है इंसाफ नहीं, वो तो एक अलग बात है। हाँ, अच्छा अब एक और जो मसला है, ठीक है, अब के इलेक्ट्रिक से आगे भी हम जाएँ, अपने बात की सियासतदानों की भी और सियासी पार्टियों की, तो मेरे ख्याल में टाइम ख़त्म हो रहा है और अच्छा। इसको जो है अब जाहिर है अब आप लोगों की जैसे जैसे आगे जाएगी, हम उस पर भी, अदालत पे भी आप लोग जाएंगे तो हम उसको भी वो करते रहेंगे आपके गम में। तो जाहिर हम सब भी उसी तरह शरीक हैं जिस तरह ये है, और दुआ ही कर सकते हैं कि शायद इस मुल्क में कभी सुधार आ जाए, इंशाल्लाह ठीक हो जाए इंशाल्लाह सर। आज के लिए इसी इतना ही। की जंग है। दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारी शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी। वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, हमें आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात है।